जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशियबिलिटी या अवकलनीयता का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, एक वीडियो के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अवकलनीयता क्या होती है। तो आपने देखा कि एक कार इस पाथ से आई और इस पॉइंट पे जाके इस तरह से टर्न कर गई। तो इस पॉइंट पे जो शार्प टर्न ले रही बच्चों यहाँ पे, तो जिस भी पॉइंट पे शार्प टर्न लेगी बच्चों, वो पॉइंट पे उस फंक्शन की या उस कर्व की क्या होगी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो फलन है वो नॉट डिफरेंशियबल। तो आइए हम मैथमेटिक्स में देखें कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h, और राइट हैंड लिमिट लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a अपॉन h। यदि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल हो जाती बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियबल है या अवकलनीयता है। तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज डिफरेंशियबल। यदि ये दोनों मान अगर हमारे बराबर नहीं आएंगे तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं होगा मैथमेटिकली बच्चों, जैसे हम करना चाह रहे थे। तो आइए बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस वन कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल्स टू वन पर अवकलनीय नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको डिस्कस जो करना है वो वन के लिए करना, और ए यहाँ हमारे लिए क्या बन जाएगा बच्चों, वन। तो बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगी LHS f dash x equals to limit h tends to 0 f of a minus h फॉर्मूला था, तो a की जगह आप रखेंगे 1 माइनस h माइनस f of 1 अपॉन माइनस h। तो बच्चों आपका यहाँ एफ एक्स गिवन था मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो इस फंक्शन में हमें 1 माइनस एच एक्स की जगह रखना है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 का मॉडुलस माइनस 1 माइनस 1 मॉडुलस मॉडुलस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस h का मॉडुलस तो h ही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस 0 अपॉन माइनस h, और इसको अगर आप हल करेंगे तो ये मान बराबर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, और h से h कैंसिल होकर वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, माइनस 1। तो ये हमारी हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 1। चलिए इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इस तरह से हमारे RHS की वैल्यू हो जाएगी RHS f dash x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 प्लस h माइनस f of 1 अपॉन h। और आपको मालूम है कि आपका जो फलन है बच्चों वो क्या था, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो इसमें x की जगह आपको रखना है 1 प्लस h। तो देखिए मान क्या आता है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0
1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एच, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ h 1 माइनस 1 0 अपॉन h, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, और कैंसिल हो कितनी आ जाएगी बच्चों, +1। तो आपने भी देखा कि LHS की वैल्यू -1 थी बच्चों, और आपने RHS की वैल्यू निकाला +1। तो क्या -1 +1 के इक्वल है बच्चों? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फलन क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। Hence, function is not डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों अगला फलन देखते हैं, अस्पष्ट फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट या अस्पष्ट, तो सबसे पहले इसको समझने के पहले समझते हैं कि स्पष्ट फंक्शन क्या होते हैं। स्पष्ट, इसको समझने के पहले हम लोग कुछ चित्र देखते हैं बच्चों। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2 ग्लास है, एक ग्लास में पानी है आपका वाटर, और दूसरे ग्लास में आपको मिल्क दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे इसको अगर मैं x ले लूँ और इसको अगर मैं y ले लूँ, तो क्या यहाँ दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे? तो अगर मैं इनको रिलेट कर दूँ बच्चों रूल f से, किसको, x को रिलेट कर रहा हूँ y से, तो मैं लिखूंगा f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो स्पष्ट फंक्शन का मतलब होता है कि y का मान तो मुझे गिवन है, लेकिन x का मान तो कुछ भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे। जैसे अपन कह सकते हैं x² प्लस x प्लस 1 कह सकते हैं। दूसरा अपन y इक्वल्स टू कह सकते हैं x प्लस 1। तीसरा कह सकते हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। x का मान तो हमारा कुछ भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो x है वो हमारा है इंडिपेंडेंट चर, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र चर, और जबकि y जो है हमारा वो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी एक का मान जो है स्वतंत्र है, जबकि दूसरे का मान क्या है बच्चों, स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे फलन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं स्पष्ट फलन। अब हम देखते हैं कि अस्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसको भी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब देख रहे हैं कि इस पानी में मैं दूध डाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और डालने के बाद मान लीजिए मैंने इस दूध को एक ग्लास में ले लिया। अब आप इस ग्लास में बता नहीं सकते कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है बच्चों, तो ये इस कंडीशन में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी। और ऐसे फलन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखते हैं इसी में कुछ थोड़े से क्वेश्चन समझते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों अस्पष्ट फंक्शन क्या होंगे हमारे लिए, अगर जिसमें y का मान और x का मान क्या हो, अस्पष्ट हो बच्चों। जैसे मैं बोलूँ इक्वेशन कि x² प्लस y² प्लस x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं कोई भी मान यहाँ पे अस्पष्ट है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं f ऑफ xy इक्वल्स टू 0। ये अस्पष्ट फंक्शन होता है। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर मुझे बोला जाए कि साइन ऑफ xy प्लस x³ प्लस 3xy² इक्वल्स टू 0, तो देखिए यहाँ पे कोई भी मान आपका निश्चित नहीं है। ये फंक्शन भी हमारा किस फॉर्म में बच्चों, f ऑफ
एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेशन में। तो आइए इनके आसपास फलनों में पहले हम लोग डिफरेंशिएशन समझते हैं बच्चों यहाँ पे वाई क्यूब का। क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि y भी आपका वेरिएबल और x भी वेरिएबल बच्चों, लेकिन आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ था वो फॉर्मूला था d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल्स टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएशन हम किसका कर रहे हैं बच्चों, x फंक्शन का, जबकि यहाँ पे क्या है y है। तो हाँ यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो इस 3 के लिए ये y थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, x। जैसे ही ये x बनेगा तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा x की पावर 3, जिसमें हम अपना x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 y की पावर 3 माइनस 1 इंटू जिस फंक्शन को भी हम x एज्यूम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। तो आपका आंसर हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों हम लोग। यदि क्वेश्चन बोल दे कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, तो देख रहे हैं यहाँ पे x भी आपका चर है और y भी कैसा है बच्चों, चर है, वेरिएबल है बच्चों। तो यहाँ हमको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे हम अपने जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, गुणन रूल है या प्रोडक्ट रूल है उसको अप्लाई कर लें। तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा f1 पहला फलन और ये बन जाएगा हमारा दूसरा फलन। तो जो आंसर होगा बच्चों इसमें कि सेकेंड फलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन प्लस फर्स्ट फलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फलन। अब आपको मालूम बच्चों x का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और y का x के रिस्पेक्ट में, अभी आपने देखा था y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx। तो इस तरह से हम लोग x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं बच्चों। आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है फाइंड d बाई डी एक्स और आपका क्वेश्चन दिया है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब देख रहे हैं कि फलन में कहीं भी अगर y बराबर अगर x होता, x की कुछ वैल्यू होती तो वो स्पष्ट होता, लेकिन यहाँ y और x दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये क्या है बच्चों, अस्पष्ट, जिसको हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बच्चों और हमें ज्ञात करना है d बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां हो जाएगा बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। अब इसमें हमें रूल 1 अप्लाई करना है क्योंकि दो फलन यहाँ प्ले किसमें बच्चों, एडिशन के फॉर्मेशन में। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पे x इंटू वाई दोनों ही वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लिकेशन रूल, जो आपने अभी सीखा था कि सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। बच्चों यहाँ पे 2 के लिए y थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, x, और यहाँ पर अपना चेन रूल लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर 10x का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बच्चों सेक स्क्वायर x, और y का x के सापेक्ष अवकलन होता है d बाई डी एक्स। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस
टू माइनस वन वन बच्चों, तो 2y का x के सापेक्ष dy बाय dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। तो दोनों पक्षों में जहाँ भी dy dx टर्म है उसको हम एक हैंड पे शिफ्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसमें dy dx नहीं है बच्चों उसको शिफ्ट कर लें राइट हैंड साइड पे। तो सोचिए मेरे पास यहाँ पे दो dy dx टर्म है, अगर मैं इनको dy dx कॉमन करूँ इसमें से तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y, और ये वाली टर्म्स जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगी बच्चों, ये धनात्मक यहाँ जाएगी तो माइनस, और मैं अगर डी बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन कर लूँ तो कितना बचेगा बच्चों, -1। और जो डी बाई डी एक्स नहीं है वो है सेक्स स्क्वायर एक्स, इसको लिख लिया हमने। और एक ये टर्म थी बच्चों जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं, तो इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो कितना जाएगा, -y। मुझे तो मान डी बाई डी एक्स का निकालना बच्चों, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए एक और फंक्शन देखते हैं हम लोग। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब समझते हैं बच्चों कि पैरामेट्रिक होता क्या है। तो बहुत सिंपल सा कनेक्शन है बच्चों इनमें। पैरामेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे कि t एक फलन है, उसको x से लिंक करना है, और t को मुझे अगर y से ही लिखना है। इसका मतलब मैं यहाँ इसको जोड़ने के लिए मैं रूल f यूज़ कर सकता हूँ बच्चों, और y को अगर मैं t से जोड़ूँ बच्चों, एक फंक्शन ले लूँ सपोज g, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ t और y बराबर हो जाएगा g ऑफ t। तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेशन। चलिए आइए मैथमेटिक्स में देखते हैं बच्चों इसको। आइए बच्चों चित्र के माध्यम से हम पैरामेट्रिक फंक्शन को समझते हैं कि x और y चर को हम किसी तीसरे चर के साथ में किस तरह से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक सर्किल है बच्चों, ये x अक्ष y अक्ष, अब इस पे कोई एक बिंदु ले लूं बच्चों, मैं एक P बिंदु मैंने मार्क कर लिया जिसके निर्देशांक है x, y, और इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, जिसको हम ले लेते हैं बच्चों a, और OP यहाँ पे एंगल बना रहा है बच्चों थीटा। और P बिंदु से यदि मैं x एक्सिस पे लंब डाल रहा हूँ, ये m के बराबर ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा OM, ये बराबर हो जाएगा x के, और PMD जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, y के। तो बच्चों एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है ये होती है बच्चों लंब, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली होती है कर्ण, जो तीसरी भुजा होती है वो होती है आधार। तो बच्चों अगर मैं आधार बटे कर्ण कर रहा हूँ OM अपॉन OP, तो ये मान हो जाएगा cos थीटा के बराबर, और यहाँ पर OM अपना x है, OP a के बराबर है, इक्वल्स टू cos थीटा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a cos थीटा। तो देखिए x को मैंने एक तीसरे चर जिसको हम कह रहे हैं थीटा, उसके साथ में जोड़ दिया बच्चों x का मान। इसी तरह से अगर हम y का मान निकालें तो PM अपॉन OP बराबर साइन थीटा, और PM आपको y गिवन है, y अपॉन a बराबर साइन थीटा, तो y का मान आ जाएगा a साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि x को आपने यहाँ थीटा से जोड़ दिया,
और इसी तरह थीटा को आपने y से भी जोड़ दिया। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन बच्चों। तो आइए हम इस पे बेस कुछ डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को समझते हैं बच्चों। यदि x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy dx ज्ञात कीजिए। और आपके पास दो फॉर्मेशन है बच्चों, एक x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a कॉस थीटा, और आपको निकालना है dy dx। आपको गिवन है यहाँ पे x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको मालूम है यहाँ पे कि x के राइट हैंड साइड में जो भी चर होता है, जो भी वेरिएबल होता है, उसके सापेक्ष ही दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका मतलब है कि इस समीकरण को मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स बराबर डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा। ए तो कांस्टेंट बच्चों, ए तो बाहर हो जाएगा, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, ये कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे थीटा को और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा बच्चों, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है, कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष मिल गया। इसको समीकरण आप 1 दे दीजिएगा। दूसरा फलन था y इक्वल्स टू a कॉस थीटा बच्चों, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा चर यहाँ क्या है बच्चों, थीटा। इसका मतलब y को भी हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष। तो d अपॉन डी थीटा ऑफ y बराबर d अपॉन डी थीटा a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। y का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, a हमारा एज इट इज रहा, और डी बाई टी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 और कॉस थीटा से, तो d अपॉन डी थीटा ऑफ 1 प्लस d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए एज इट बच्चों, और 1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का जो मान होगा वो आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 2 को 1 से भाग देना है बच्चों। तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और डी थीटा से डी थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों हाफ एंगल के फॉर्मेशन में। तो जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। यदि मुझे साइन थीटा का मान निकालना, यदि मैं एंगल को हाफ करूं, तो दोनों पक्षों में मुझे एंगल को हाफ करना होगा। केवल एंगल को हाफ करेंगे बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान जो मिलेगा मुझे
दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से बेसिक जो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे भी एंगल को हाफ कर दें बच्चों, तो यहाँ भी एंगल को हाफ करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का मान, ये दोनों मान बच्चों हम अपने इस डी बाई डी एक्स की इक्वेशन में रख दें, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा के रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, तो डी बाई डी एक्स का मान आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है बच्चों कॉट, तो ये माना जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों।